नमः संस्कृताय। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। मित्रों, आप लोग अध्ययन कर रहे हैं टीजीटी, पीजीटी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण काव्यशास्त्र, साहित्य दर्पण एवं काव्य प्रकाश व ध्वनि से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न आप इस आज की क्लास में देखेंगे। और मित्रों, इससे पहले अगर आपने 1999 से और 2021 तक के जो प्रश्न पत्र टीजीटी के हुए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको आप लोग देख लेना, क्योंकि सभी को करा दिया गया है। और फ्रेंड्स, जितने भी आपकी जो 7 पुस्तकें हैं टीजीटी की, उन सभी की प्रश्नोत्तरी भी करा दी है। आप लोग एक बार प्लेलिस्ट खोल लेना, वहाँ पर आपको सभी टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी मिल जाएगी। तो मित्रों, टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी भावी अध्यापक और अध्यापिकाओं का आदर्श करियर क्लासेस की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। आयोग द्वारा पूछे गए प्रश्न रिवीजन के दौर पर आपकी प्रश्नोत्तरी स्टार्ट है। तो मित्रों, अब चलते हैं अपनी प्रश्नोत्तरी की ओर। सबसे पहले आप लोग बताइए, क्या आपको क्लियर दिख रहा है? बोलो 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 हाँ। तो स्टार्ट करें। तो आपका पहला प्रश्न है, साहित्य दर्पण में परिच्छेदों की संख्या है। साहित्य दर्पण में आपके परिच्छेदों की संख्या मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो परिच्छेदों की संख्या 10 है, 8 है, 7 है या 9 है? तो मित्रों, परिच्छेदों की संख्या आपकी 10 है। कितनी है? 10 है। मारो मोहर लगा दो ठप्पा, अब की बार सिलेक्शन पक्का। और मित्रों, अपनी तैयारी को आप लोग थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, क्योंकि नए आयोग का गठन बहुत ही जल्दी होने वाला है और आपकी परीक्षा भी बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगी। इसलिए जितने भी आपने नोट्स बना रखे हैं उन सभी का रिवीजन करने का नंबर लगा दीजिए। और रोज़ाना आपको रिवीजन के दौर पर आपकी प्रश्नोत्तरी कराई जा रही है, इसलिए आप लोग इसमें अवश्य भाग लिया करें। तो पहले का आंसर ए बिल्कुल सही है। इसमें आप समझेंगे, साहित्य दर्पण में मित्रों 10 परिच्छेद है। प्रथम परिच्छेद में काव्य के प्रयोजन तथा स्वरूप आदि का विवेचन किया गया है। जो आपका प्रथम परिच्छेद है उसमें काव्य के प्रयोजन है और स्वरूप, ठीक है। द्वितीय शब्दार्थ निर्णय, तृतीय में रसभाव है, चतुर्थ में काव्य है और ध्वनि भी है, गुणीभूत व्यंग्य, और पंचम में व्यंजनावृत्ति है, षष्ठ में नाट्य है, सप्तम में दोष और अष्टम में गुण, नवम में वैदर्भी आदि रीति तथा दशम में परिच्छेद हैं। इस प्रकार शब्दालंकारों और अर्थालंकारों का निरूपण किया गया है। किसमें? साहित्य दर्पण में। दूसरा प्रश्न है आपका, साहित्य दर्पण विभक्त है। तो मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। साहित्य दर्पण विभक्त है, किसमें है? परिच्छेदों में। किसमें है? परिच्छेदों में है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी पक्का। अगला है, साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद का नाम क्या है? तो प्रथम परिच्छेद का नाम है काव्य स्वरूप। क्या है? काव्य स्वरूप निरूपण। बी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट है, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य का लक्षण साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में दिया है? तो आचार्य विश्वनाथ ने किस में दिया है? प्रथम में। किस में दिया है? ये साहित्य दर्पण जो है ये विश्वनाथ की है और इसमें जो है प्रथम आपके परिच्छेद में दिया गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है आपका, तथा रामायण आदि नाम भविता दुख हेतुता पंक्ति ग्रहण की गई है। तो ये साहित्य दर्पण से की गई है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य दर्पण के अनुसार काव्य में रस की स्थिति क्या है? तो अभी बताई थी, ये रस की स्थिति है वो आत्मा जैसी होती है, आत्मा पवित्र होती है, इसलिए इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है, साहित्य दर्पण में काव्य में रस की स्थिति को क्या कहा गया है? तो क्या कहा गया है? आत्मा। क्या कहा गया है? आत्मा। बी ऑप्शन। काव्य शास्त्रियों में आचार्य मम्मट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। काव्य शास्त्रियों में आचार्य मम्मट कौन है? तो ध्वनिवादी। कौन है मित्रों? ध्वनिवादी है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 9वां, काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम क्या है? तो काव्य प्रकाश के प्रथम उल्लास का नाम क्या है? आप बताइए। ध्वनि स्वरूप निरूपण, अर्थ व्यंजना निरूपण, या आपके काव्य स्वरूप निरूपण, या शब्दार्थ स्वरूप निरूपण। तो ये है आपका काव्य स्वरूप निरूपण। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी बिल्कुल पक्का। अगला है, काव्य प्रकाश के नवम उल्लास का नाम क्या है? तो नवम उल्लास का नाम है शब्दालंकार निर्णयात्मक। ए ऑप्शन। कौन सा है? ए ऑप्शन। 11वां है, नियतिकृत नियम संहिता किसे कहा गया है?
नियतिकृत नियम रहता किसे कहा गया है? तो ये कवि भारती को कहा गया है। किसको? कवि भारती, ए ऑप्शन। अगला है 12वां, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु। तो प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास में सर्वमान्य हेतु क्या है? आपका प्रतिभा है। क्या है? प्रतिभा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। इति हेतुस्तदुद्भवे, इस कथन का संबंध किससे है मित्रों? तो किससे है? काव्य प्रकाश से है। किससे है? काव्य प्रकाश, बी ऑप्शन। अगला है 14वां, इति हेतुस्तदुद्भवे इति कस्य मतम। यह किसका मत है? तो यह मम्मटस्य है। किसका है? मम्मटस्य, सी ऑप्शन। 15वां है, विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप से माना है? विश्वनाथ ने काव्य में वक्रोक्ति को किस रूप में माना है? तो रूप में माना है अलंकार में। किसमें? अलंकार में माना है, इसलिए सी ऑप्शन। 16वां है, तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् कथनम संबध्यते। तो किसका संबंध है इसमें? मीमांसकई। किसका है? मीमांसकई का है, सी ऑप्शन। मतलब इसमें क्या कहा गया है कि कुमारिल भट्ट के अनुसार पार्थ, सारथी, मित्र आदि 3 प्रकार के वाच्यादि, कितने? 3 प्रकार के वाच्यादि अर्थों के अतिरिक्त चौथे प्रकार का तात्यापार्थ भी होता है। तो इसमें मीमांसकई है। 16वां। 17वां है, काव्य प्रकाश में तात्पर्यार्थो अपि केषुचित् में इनके मत का संकेत है। तो यही है ना, मीमांसक है, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 18वां, वामन मतानुसारेण काव्यास्यात्मा अस्ति। वामन मत के अनुसार काव्य की आत्मा है। तो क्या है? रीति ही। क्या है? रीति है, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 19वां, गौ शुक्लश्चलो ऋथ किसका विचार है? तो यह विचार जो है महाभाष्यकार का है। किसका है? महाभाष्यकार का है, सी ऑप्शन मित्रों बिल्कुल राइट है। 20वां है, ध्वनि बुद्धई कथितः। इस काव्य प्रकाश की पंक्ति में बुद्धई का अर्थ है। आपको क्या बताना है? बुद्धई का अर्थ। तो बुद्धई का जो अर्थ है ये बुद्धई, ठीक है, ये है आपकी बुद्धई। तो बुद्धई का अर्थ है व्याकरणई। क्या है? व्याकरणई, डी ऑप्शन, व्याकरणई, डी। 21वां है, यत्रार्थ शब्दो वा तमर्थमुपसर्जनीकृत स्वार्थौ कारकेयम केनाचार्येण लिखिता। तो केनाचार्य लिखिता आनंदवर्धनाचार्येण, आनंदवर्धनाचार्येण, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब जानेंगे काव्य प्रयोजन के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला है, आचार्य मम्मट ने काव्य के कुल कितने प्रयोजन बताए हैं? स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से लिख डालिए इसे। कुल कितने प्रयोजन है? तो प्रयोजन है 6। कितने हैं? 6 मित्रों, आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन नहीं है। तो नहीं है मित्रों, आपका प्रतिभा नहीं है, यश है, अर्थ है, अनिष्ट नाश है। देखिए प्रतिभा नहीं है, नहीं पूछा है, इसलिए इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजनों की संख्या कितनी है? कितनी है भैया? 6 है। कितनी है? 6 है, सी ऑप्शन। काव्य प्रकाश के अनुसार काव्य के प्रयोजनों की संख्या है तो कितनी है? 6 है ना, तो काहे भटक रहे हो? सी ऑप्शन मार दीजिए। 5वां है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य के कितने प्रयोजन होते हैं? तो 6 हैं। प्रश्न की प्रकृति को समझिए, आंसर देखिए आपका वही है। इनमें से कौन काव्य प्रयोजन नहीं है? तो नहीं है शक्ति, निपुणता, अभ्यास, उपयुक्त सभी। तो इनमें से ये उपयुक्त सभी जो है, शक्ति, निपुणता, अभ्यास, ये काव्य प्रयोजन में नहीं आते हैं, इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, मम्मटानुसारेण काव्यस्य इति प्रयोजनानि सन्ति। मम्मट के अनुसार काव्य प्रयोजन है तो कितने भैया? 6 है, 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित काव्य प्रयोजनों में कौन आचार्य मम्मट द्वारा मान्य नहीं है? तो आचार्य मम्मट द्वारा मान्य कौन सा नहीं है? प्रीति नहीं है। बाकी का यश, धनार्जन और आपका व्यवहार ज्ञान ये है, नहीं पूछा है, इसलिए आंसर इसका सी जाता है। अगला है, मम्मट के अनुसार काव्य का प्रधान प्रयोजन है। तो प्रधान प्रयोजन है सद्यः परिनिवृत्ति, सद्यः परिनिवृत्ति, यानी कि डी ऑप्शन। 10वां है, मम्मटस्य शास्त्रे सकल प्रयोजन मौलिकभूतम काव्य प्रयोजनम उक्तम। मम्मट के अनुसार शास्त्र में सकल प्रयोजन मौलिकभूत काव्य प्रयोजन उक्तम माने कहा है। तो ये किसने कहा है? सद्य परिनिवृत्ति,
सद्यः परिनिवर्त्य, यानी कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 11वां, सकल प्रयोजन मौलिभूतम किसे कहा गया है? तो भैया सद्य परिवर्तन को ही तो कहा गया है, तो काहे भटकते हो, डी ऑप्शन मार दीजिए। अगला है 12वां, आचार्य मम्मटा अनुसारेण काव्यस्योपदेशो भवति। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का उपदेश होता है, तो यह होता है आपका कांता संमितम। कांता संमितम, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका 13वां, मम्मट के अनुसार व्यंग्य रूप प्रयोजन में अपरिहार्य है, तो अपरिहार्य क्या है? तात्पर्य। इसमें पूछा है आपके मम्मट के अनुसार व्यंग्य रूप प्रयोजन में अपरिहार्य है, तो अपरिहार्य क्या है? व्यंजना है। क्या है? व्यंजना, ए ऑप्शन। आचार्य विश्वनाथ अनुसार काव्य का प्रयोजन है, तो काव्य का प्रयोजन पुरुषार्थ चतुष्टय, मोस्ट इम्पोर्टेंट, पुरुषार्थ चतुष्टय, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। काव्य के लक्षण, तो काव्य के लक्षण से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन पर एक नज़र डालेंगे। पहला है इसमें आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लेके फटाफट से लिख लेना। इसका है तद दोषौ शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति। ठीक है, सगुणा वन अलंकृति, यानी कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आचार्य मम्मट के अनुसार तद दोषो शब्दार्थो, आपका सी ऑप्शन इज द राइट। अगला है, यानी कि इसका जो ये दिया गया है तद दोषो शब्दार्थो, इसका अर्थ है दोषों से रहित, गुणयुक्त और कहीं कहीं अलंकार रहित शब्द और अर्थ काव्य कहलाता है। यह बात जो कही है ये मम्मट ने कही है। इसलिए चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तदोषौ शब्दार्थौ सगुणान अलंकृति पुनः क्वापि लक्षण अस्ति। तो लक्षण क्या है इसका? काव्य का। क्या है? काव्य का, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है आपका तीसरा प्रश्न है, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है, तो भैया बता तो दिया है ना, तदोषौ शब्दार्थौ, यही तो है, सी ऑप्शन मार दीजिए। अगला है चौथा, आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य का लक्षण है, तो लक्षण क्या है? तदोषौ शब्दार्थौ सगुणा अलंकृति पुनः, आपका बी ऑप्शन। तदोषौ शब्दार्थो सगुणोलंकृति पुनः क्वापि से संबंधित आचार्य। इस पंक्ति से आचार्य कौन संबंधित है? तो मम्मट जी हैं। कौन है? मम्मट हैं, बी ऑप्शन भैया। अगला है छठवां, तदोषो शब्दार्थो सगुणालंकृति पुनः क्वापि अत्र तद् पदस्य किम तात्पर्य। तो इसका तात्पर्य क्या है? ये है आपका काव्यम। क्या है? काव्यम, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 7वां प्रश्न है, काव्य प्रकाश में उल्लिखित अलंकृति किसका विशेषण है? तो ये विशेषण है शब्दार्थ का। किसका है? शब्दार्थ का। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी, शब्दार्थ पक्का। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, तदोषो शब्दार्थों में विशेष्य पद क्या है? तो आपको विशेष्य पद बताना है, तो इसमें है क्या है? अदौषौ, अदोषौ है इसमें, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अर्थात ऐसा काव्य जो दोषों से रहित हो, अदोषो मतलब होता है ऐसा काव्य जो दोषों से रहित हो और गुण युक्त हो, चाहे अलंकार युक्त ना ही हो, वाक्य काव्य कहलाता है। अलंकार युक्त हो या ना हो, लेकिन काव्य दोषों से दूर होता है, वो आपका तदोषो शब्दार्थो कहलाता है। 9वां है गुणवृत्त्या पुनस्थिताम वृत्ति शब्दार्थयोमृता किसका कथन है? तो ये किसका कथन है? गुणवृत्त्या पुनस्थिताम वृत्ति शब्दार्थयोमृता, किसका कथन है? ये मम्मट का है। किसका भैया? मम्मट का है, सी ऑप्शन। अगला है आचार्य विश्वनाथ की काव्य परिभाषिक शब्दावली है, तो काव्य परिभाषित शब्दावली है आपकी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका। वाक्य रसात्मकम काव्यम, वाक्य रसात्मकम काव्यम, बी ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 11वां, वाक्यम रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षण युक्त। तो वाक्य रसात्मक काव्यम, यह काव्य लक्षण किसने कहा है? तो विश्वनाथेन। किसने? विश्वनाथेन, सी ऑप्शन। अगला है वाक्य रसात्मकम काव्यम इति काव्य लक्षणेन संबंध कार्य अस्ति। संबंध आचार्य अस्ति। कौन है आचार्य इसके? कविराज विश्वनाथ। कौन है भैया? कविराज विश्वनाथ, बी ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 13वां है वाक्य रसात्मकम इत्यस्मिन् रिक्त स्थाने योज्यम। इस खाली जगह में क्या आएगा? तो ये आएगा इसमें काव्यम। क्या आएगा? काव्यम आएगा, इसलिए ए ऑप्शन।
वाक्य रसात्मकम काव्यम किस आचार्य का कथन है? ये पंक्ति किसने कही है? तो ये विश्वनाथ ने कही है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर सी विश्वनाथ पक्का। आचार्य वामन की काव्य परिभाषा है, तो आचार्य वामन की बात कर रहे हैं तो रीतिरात्मक आएगा। रीतिरात्मा काव्यस्य आचार्य वामन की है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीतिरात्मा काव्यस्य किसकी उक्ति है? तो अभी बता दी ना, वामन की है। किसकी है भैया? वामन की है, डी ऑप्शन। अगला है, शरीरम तावदिष्ठार्थ व्यविच्छन्ना पदावली, यह परिभाषा किसकी है? तो भैया ये परिभाषा दंडी ने दी है, इसलिए ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा कहा है? किसने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा किसने कहा है? कुंतक ने कहा है। किसने? कुंतक ने, इसलिए ए ऑप्शन। 19वां है, आचार्य कुंतक के अनुसार काव्य का लक्षण है, तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति ही काव्य जीवितम, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही। भेद उत्तम काव्य जिसमें ध्वनि काव्य है, और इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न जो बनते हैं वो आप जानेंगे। मम्मट के अनुसार काव्य कितने प्रकार के होता भैया? मम्मट ने काव्य को कितने प्रकार का बताया है? तो इन्होंने 3 प्रकार का बताया है। कितने का? 3 का बताया है, याद रख लेना और मार देना मोहर, लगा देना ठप्पा, आंसर ए हो जाएगा पक्का। मम्मट के अनुसार काव्य होते हैं आपके 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 हैं? एक है आपका उत्तम काव्य, दूसरा है मध्यम काव्य और तीसरा है अधम काव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मम्मटानुसार उत्तम काव्य अस्ति। मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य है तो वो है आपका ध्वनि। ध्वनि सबसे उत्तम काव्य है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, आचार्य मम्मट ने उत्तम काव्य माना है, तो किसको माना है? ध्वनि को माना है ना। प्रश्न की प्रकृति बदल जाती है, आंसर वही रहता है, डी ऑप्शन। मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य होता है तो ध्वनि होता है उत्तम, है ना। उत्तम के ऊपर कितने क्वेश्चन बन गए? तो आंसर ध्वनि, डी। मम्मटानुसारेण उत्तम काव्य अस्ति। मम्मट के अनुसार उत्तम काव्य है तो ध्वनि है, डी ऑप्शन। इतने प्रश्न करा दिए जाएंगे मित्रों कि परीक्षा में आप लोगों को बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट समझेंगे, मध्यम काव्य से होते हैं जो भी प्रश्न, गुणीभूत व्यंग्य काव्य। इसमें से पहला प्रश्न है, मम्मटानुसारेण मध्य काव्य भवति। मम्मट के अनुसार मध्यम काव्य होता है तो वो होता है गुणीभूत व्यंग्यम, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न समझेंगे, मम्मट के मत में मध्यम काव्य है तो कौन सा है? गुणीभूत व्यंग्यम, ये मध्यम है, सी ऑप्शन। अगला है, ग्रामत तरुणम तरुण्या उदाहरण अस्ति। तो ये मम्मट यानी मध्यम की बात चल रही है ना, तो मध्यम ही आएगा ना, लेकिन इनको पहचान लेना, इसका होगा आपका बी ऑप्शन। अब जानेंगे अधम काव्य, 3 बताए हैं ना, तो इसमें ये अधम काव्य को समझेंगे चित्र काव्य के। इसमें पहला प्रश्न है, विनिर्गतम मानदमात्मा मंदिराद आदि उदाहरण है, तो ये आपके अर्थ चित्र के बारे में बात कही गई है, इसलिए अर्थ चित्र का है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दूसरा प्रश्न है, विनिर्गतम मानदमात्मा मंदिरात उदाहरण अस्ति। तो ये उदाहरण किसका है? अर्थचित्रस्य का। किसका है मित्रों? अर्थचित्रस्य का, सी ऑप्शन। तीसरा है, विनिर्गत मानदमात्मा मंदिराद इत्यादि पदम उदाहरण अस्ति। इस पद का उदाहरण है, तो यह भी है आपका अर्थचित्र। कौन सा है? अर्थचित्रस्य, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शब्द शक्तियाँ, जिसमें अभिधा को समझेंगे। तो इसमें पहला दिया गया है, साक्षात संकेति अर्थ बोधिता। जो आपका साक्षात संकेतित कहा गया है, इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है अभिधा। क्या है? अविधा, अभिधा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स मुख्यो अर्थ स्तर्त मुख्यो व्यापारोश्य विद्योच्यते, यह वचन है। तो यह वचन काव्य प्रकाश का है, इसलिए मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर ए पक्का। अगला समझेंगे, सांकेतिक अर्थ को बताने वाली शक्ति क्या है? जो सांकेतिक अर्थ को बताती है तो अभिधा है, अभी बता दिया है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है, सांकेतिक अर्थबोधक शक्ति है। तो सांकेतिक अर्थबोधक जो शक्ति है वो आपकी अभिधा है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है।
साक्षात संकेतमर्थ बोध्यति, तो साक्षात संकेत अर्थ बोध कराता है किसका? अभिधा का ही तो कराता है भैया, ए ऑप्शन। अगला है संकेतिक अर्थ कितने प्रकार का होता है? तो संकेतिक जो अर्थ आपको जानना है वो आपका 4 प्रकार का होता है। कितने? 4 प्रकार का होता है भैया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 4 प्रकार का होता है, कौन कौन सा? जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा, है ना। 7वां है केवल जाति में शब्द का संकेत ग्रह माने वाले मतवादी होते हैं, तो ये मतवादी मीमांसक के अंतर्गत आते हैं, बी ऑप्शन। अगला है संकेत ग्रह में शब्द का अर्थ अपोह मान्य है, अपोह मान्य है बौद्धों द्वारा, किसके द्वारा? बौद्धों द्वारा, सी ऑप्शन। 9वां है संकेतित अर्थ को देने वाला शब्द कहलाता है, तो संकेतित अर्थ को शब्द देने वाला कहलाता है वाचक। क्या कहलाता है? वाचक कहलाता है भैया, ध्यान रखना। जो संकेतित अर्थ होता है वो जो अर्थ दिया जाता है वो वाचक के द्वारा दिया जाता है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है लक्षणा। लक्षणा से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। रूढ़हि प्रयोजनाद्वाशौ लक्षणा शक्तिरप्रिता, यह लक्षण है, तो यह लक्षण विश्वनाथ का है भैया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका दूसरा। अधोलिखित यानी नीचे लिखित में से लक्षणा के लिए कौन सा हेतु अपेक्षित नहीं है? तो अपेक्षित नहीं है इसका बी समवाय संबंध, समवाय संबंध। तीसरा है आरोपित शब्द व्यापार है, तो आरोपित शब्द व्यापार आपका क्या है? लक्षणा है, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है चौथा लक्षणा स्वीकृति का आधार है, तो ये क्या है? मुख्यार्थवाद। लक्षणा स्वीकृति का आधार क्या है? मुख्यार्थवाद, यानी कि डी ऑप्शन। विपरीत लक्षणा का दूसरा नाम है, विपरीत लक्षणा का आपका अजह लक्षणा, जह लक्षणा, या आपका जहद लक्षणा, या आपका गौड़ी लक्षणा। तो ये जाता है आपका बी की ओर, ये इसका अर्थ है जहल लक्षणा। कौन सा है? जहल लक्षणा है, बी ऑप्शन इज द राइट। अगला प्रश्न समझेंगे। 6वां प्रश्न है मम्मट द्वारा उपादान लक्षणा के उदाहरण गौरवोद्बोध्य में किस आचार्य के मत का खंडन किया गया है? तो मित्रों खंडन जो किया गया है वो मुकुल भट्ट का किया गया है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है जिस लक्षणा में मुख्यार्थ का भी ग्रहण होता है वह कौन सी लक्षणा कहलाती है? तो भैया कौन सी कहलाएगी? उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा। 8वां है तत्त्वमसि वाक्य के अर्थबोध हेतु स्वीकार की जाती है, तो वो की जाती है आपकी भाग लक्षणा। क्या? भाग लक्षणा, सी ऑप्शन इज द राइट। नेक्स्ट समझेंगे गौड़ी लक्षणा का ज्ञान होता है, तो गौड़ी लक्षणा का ज्ञान सादृश्य से होता है, इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किससे? सादृश्य से। 10वां है गौर्यम उदाहरण अस्ति, गौर्यम उदाहरण है, तो यह है आपका साध्ववशानाम गौड़ी लक्षणा का, डी ऑप्शन। अगला है 11वां गंगाया घोष में शैत्य तथा पावनत्व की प्रतीति होती है, तो भैया प्रतीति होती है लक्षणा वृत्ति से। किससे? लक्षणा वृत्ति से होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है गंगाया घोष इत्यस्य तद लक्ष्यार्थो अस्ति, तो यह है गंगा तटे घोषः, गंगा तटे घोषः, ए ऑप्शन। 13वां प्रश्न है गंगाया घोष का लक्ष्यार्थ है, क्या है इसका? गंगा तटे घोषः, क्या है? गंगा तटे घोषः, ए ऑप्शन। 14वां है गंगाया घोष में कौन सा लक्षणा है? तो भैया लक्षणा पूछा है प्रयोजन मूला लक्षण लक्षणा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट है 15वां गंगायाम घोष किस लक्षण भेद का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है प्रयोजन लक्षण लक्षणा का है, इसलिए इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां है गंगाया घोष इत्यस्मिन् शैत्य पावनत्वयोः प्रतीतौ शब्द व शक्ति वर्तते, तो शब्द शक्ति वर्तते व्यंजना में आती है ना, सी ऑप्शन। 17वां है कलिंग साहसिक किस लक्षणा भेद का उदाहरण है? तो यह जो उदाहरण है आपका रूढ़वती सांध्यवचना लक्षण लक्षणा का है, रूढ़वती सांध्यवचना लक्षण लक्षणा का है। मारो मोहर लगाओ ठप्पा, आंसर बी पक्का।
नेक्स्ट है लक्षणा के 80 भेद किसने दिए हैं? तो लक्षणा के जो 80 भेद बताए हैं वो विश्वनाथ ने बताए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट से लिख डालिए। लक्षणा के 80 भेद विश्वनाथ ने। 19वां है जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वहाँ लक्षणा होती है, तो वहाँ पर लक्षणा होगी। क्या होगी? लक्षणा, बी ऑप्शन। 20वां है जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वहाँ लक्षणा होगी, तो वहाँ पर होती है लक्षण, लक्षणा। कौन सी? लक्षण, लक्षणा होती है, इसलिए इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 21वां प्रश्न है जहाँ कोई शब्द अन्य अर्थ के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देता है वहाँ पर होगी आपकी लक्षण, लक्षणा, बी ऑप्शन। 22वां है उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते उदाहरणम अस्ति। यह उदाहरण किसका है? तो लक्षण, लक्षणा का है, ए ऑप्शन भैया बिल्कुल सही है। अगला है 23वां उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते आदि उदाहरण है, तो यह भी लक्षण, लक्षणा का है। इधर मत भटको, अपने आंसर पर मार दीजिए ए पर, ए बिल्कुल सही है। 24वां है अविवेचित वाच्य तथा विविचातान्य परवाच्य भेद है, तो परवाच्य भेद आपका ध्वनि का है, इसलिए सी ऑप्शन इज द राइट। से संबंधित प्रश्नों को समझेंगे। पहला प्रश्न है वीरताश्वविधाद्याशु यथार्थो बोध्यते परः, यह किस व्यक्ति का लक्षण है? तो यह व्यंजना की बात चल रही है, इसलिए व्यंजना का है, डी ऑप्शन। अगला है प्रयोजन सदैव गम्य है, तो प्रयोजन सदैव गम्य रहता है व्यंजना से, सी ऑप्शन। तीसरा है संयोग आदि के द्वारा अनेकार्थक शब्दों के वाचकत्व के नियंत्रित होने पर वाच्यार्थ से भिन्न अर्थ की प्रतीति कराने वाले व्यापार को कहा जाता है, तो भैया व्यंजना कहा जाता है, इसलिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न समझेंगे इसका। चौथा प्रश्न है राम लक्ष्मणौ व्यंजना है, तो राम लक्ष्मणौ व्यंजना साहचर्य है। कैसी है? साहचर्य है, सी ऑप्शन। अगला है 5वां सशंख चक्रौ हरि में व्यंजना है, तो सशंख चक्रौ हरि में व्यंजना जो है वो संयोग की है, इसलिए इसमें ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ध्वनि से जितने भी प्रश्न बनते हैं अब उन पर चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है ध्वनि सिद्धांत के प्रतिष्ठापक आचार्य हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख डालना। ये हैं आनंदवर्धन। ध्वनि के जहाँ पर आनंद की प्राप्ति हो वहाँ ध्वनि होती है, ध्वनि से आनंद मिलता है, तो याद रख लेना ध्वनि आनंदवर्धन, सी ऑप्शन। दूसरा है ध्वनिरात्मा काव्य से इति परिभाषा से संबंध आचार्य हैं, तो कौन है भैया? ध्वनि आत्मा काव्य की परिभाषा किसने दी है? आनंदवर्धन ने दी है ना, तो डी ऑप्शन। तीसरा है ध्वनि सिद्धांतस्य मूलाधारभूत सिद्धांतो अस्ति। ध्वनि सिद्धांत के मूल आधार का सिद्धांत है, तो वो है आपका स्फोटवाद। कौन सा है? स्फोटवाद, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न है अधोलिखित में से कौन सा सिद्धांत ध्वनि सिद्धांत का मूल आधार है? तो वो है आपका स्फोटवाद। कौन सा है? स्फोटवाद है मित्रों। अगला प्रश्न है आपका काव्य की आत्मा को ध्वनि मानने वाले आचार्य हैं, कौन है बताइए? काव्य की आत्मा आनंदवर्धन, मार देना, बिल्कुल यही जाएगा पाँचवें का ए ऑप्शन, ठीक है। छठवां है ध्वन्यालोक में काव्यात्मा से यवार्थ से अभिप्राय है। ध्वन्यालोक में काव्यात्मा से अवार्थ से अभिप्राय क्या है? तो अभिप्राय है इसका प्रतीयमान अर्थ। क्या है? प्रतीयमान अर्थ, यानी कि बी ऑप्शन। अगला है औचित्य को काव्य की आत्मा किसने कहा है? तो औचित्य को काव्य की आत्मा माना है क्षेमेंद्र ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। औचित्य काव्य की आत्मा, तो ये क्षेमेंद्र ने कही है ये बात, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे मित्रों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। आज की क्लास आपको कैसी लगी ये कमेंट में बताना। अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इसे सब्सक्राइब करना, और मित्रों कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर लिखा करें, क्योंकि आपके विचार मोटिवेट करते हैं। आपके लिए ये किया जा रहा प्रयास आपको कैसा लगता है? क्या आपकी परीक्षा में ये सहयोग करेगा, सहायता करेगा? ये भी आप कमेंट में बताएं।
तो आज का आपका होमवर्क है जो आपको घर से प्रश्न करना है और वो कमेंट में लिखना है। तो वो प्रश्न है आपका कौन सा है। आपका कल के प्रश्न का भी आंसर नहीं आया तो आप लोग जो है आंसर ज़रूर किया करें। और आज आप प्रश्न का आंसर देंगे कि समास, टीजीटी की परीक्षा में समास कितने होते हैं। समास कितने होते हैं, छोटा सा प्रश्न है। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं या 6 हैं, इनमें से आप बताएंगे कि कौन सा इसमें से आपका सही जाता है। टीजीटी की परीक्षा के लिए समास के प्रकार कितने बताए हैं, 3, 5, 6, 4। और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा, इसलिए आप लोग कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखना। नमः।